यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो सन 2016 में परीक्षा प्रश्न पत्र मिला था, उसका आंसर देखेंगे। पटेल एक्ट संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। इसका आंसर पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत के निहित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। इसका व्याख्या देख लिया जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीपी के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत पद्धति से मुक्त करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना व कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1911। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव दादा भाई नौरोजी ने रखा। प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 के अज्ञात पत्र से। प्राच्य पश्चात विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के अज्ञात पत्र से हुआ था। शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री DS कोठारी। इसका सही आंसर हो जाएगा श्री DS कोठारी। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में। जुलाई सन 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान संचालित है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 5 मई 1988 में हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी
1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। यशपाल समिति का गठन किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 में। डॉक्टर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन 1992 में बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए की गई थी। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजी खेर। भारत में बुनियादी शिक्षा का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तामील शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन तथा एसके सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि बीजी खेर संबंधित नहीं है। पोषाहार विवरण योजना का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना। अतः पोषाहार विवरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर नहीं करना है। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में। शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की। इसका उद्देश्य मुस्लिम बच्चों को राज्य में उत्तरदायी व लाभदायक पदों के योग्य बनाना था। बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू जनता का प्रेम प्राप्त करना तथा न्यायाधीशों की सहायता के लिए योग्य हिंदुओं को शिक्षित करना था। मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर निम्न दूरगामी प्रभाव पड़ा है। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी
सरकारी नीति निर्धारित हुई जिससे प्राचार पश्चात विवाद समाप्त हो गया और आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ गई। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पश्चात ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने पर पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान भारती के लिए सुलभ हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न कर दी। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम न छिड़ता। अतः मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां थीं। उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े। इसलिए मैकाले की कटी आलोचना भी की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में चार्ल्स वुड के सिफारिश सुझाव निम्न है। पहला, घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर है। विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे। प्रत्येक जिले में स्कूलों की स्थापना की जाए। प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, जिससे उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा अपव्यय व अवरोधन का अर्थ। अपव्यय प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहते हैं, अर्थात बीच में विद्यालय छोड़ देना। अवरोधन से हमारा तात्पर्य है रुकावट। जब कोई बालक एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक बार रहता है तो उसे अवरोधन में सम्मिलित किया जाता है। हर्टोग समिति ने शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन पर सुझाव दिया था। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के विशेष अनुस्थापन हेतु चलाई जा रही योजना का SOPT
के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का आरंभ सन 1993-94 से किया गया। NCERT को सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य। पहला, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकी तथा दक्षता का विकास करना, प्रस्तावित करना। बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था करना। प्रत्येक जिले में एक शिक्षित एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना करना। नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हों। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन से क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्न क्रियाकलापों का आयोजन किया जा सकता है। रोचक, मनोरंजक, कहानी, गीत तथा उद्देश्य पूर्ण खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा बच्चों को विकासोन्मुख एवं समृद्धि वातावरण दे सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान संचालित किए जाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय में सभी बच्चों का प्रवेश कराना। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सन 2008 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। सन 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य के अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। डाइट संस्था के महत्वपूर्ण कार्य पिछड़े बालकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर परामर्श तथा फास्ट जनरेशन लर्नर के उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था एवं मार्गदर्शन
प्रदान करना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था हेतु मार्गदर्शन, विभिन्न शाखाओं के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई निम्नलिखित है। राजनीतिक कठिनाइयाँ, शासन की कमजोर नीति, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंधन तंत्र में एक रूपी नीति का अभाव, शिक्षकों का अभाव, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में विकास की भिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षण का निम्न स्तर, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों निम्नलिखित हैं। विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, वैकल्पिक शिक्षा की सुदृढ़ीकरण, अध्यापक दक्षता में वृद्धि, सामुदायिक सहायता एवं समानता पर बल। संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 विशेषताएं। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। संपूर्ण साक्षरता अभियान की सफलता पूर्णतया जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है। केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए बुनियादी मानकों को स्थापित करता है और शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों में 25% सीटें छात्रों के लिए अलग रखी जाए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया, जो 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अध्याय तथा 38 खंड हैं। लघुत्तरी प्रश्न, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता बाल श्रमिकों का पुनर्वास एवं बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूपेण दूर करने के लिए हुई। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी परिस्थितियों से निकालकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में
शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नवत प्रयास किए गए। बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियावचन होगा। कालांतर में तय किया गया कि और अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा। बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा, न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। सभी शिक्षण कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं। सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए इस प्रकार सहायक है जो निम्नलिखित है। अपव्यय एवं अवरोधन, छात्रों के स्तर में अंतर, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर, शिक्षा बिना बोझ के। इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति के सुझाव। पब्लिक स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते की औसत भार 4 किग्रा के लगभग है। हमारे शिक्षा की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि बच्चों को पढ़ाते ज़्यादा हैं और समझाते कम हैं। हम जिस बोझ का अध्ययन करना चाहते हैं वह न केवल भौतिक बोध है बल्कि सीखने का बोझ भी है, जिसका असर बच्चों पर सीधा पड़ता है। बचपन में विशेषकर मध्यम वर्ग के बच्चे गृह कार्य, ट्यूशन, कोचिंग संस्थाओं में भाग लेने के लिए विवश हो जाते हैं। अवकाश उनके लिए दुर्लभ वस्तु हो गया है। केंद्रीय दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षाविदों के सम्मुख बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक बेसिक क्राफ्ट का रखा और उनका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य सिर्फ मानसिक शिक्षण देना ही नहीं, वरन उसका आधार हाथ व ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा का प्रारंभ करके उसे मानसिक स्तर पर पहुंचाना है और साथ मानव के हृदय व उनकी आत्मा का उन्नयन करना है। सन 1813 के अज्ञात पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई दिशा प्रदान की? इसका उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1813 में ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित
चार्टर अधिनियम में भारत शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया। मैकाले के विवरण पत्र से भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने पर पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ ही गया। निस्पंदन सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी था कि जनता का शिक्षित किया जाए या किसी वर्ग विशेष को उच्च शिक्षित किया जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले जनसाधारण को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण अति आवश्यक है, जो शिक्षा पाने के बाद हमारे बीच द्विभाषी का कार्य कर सके। 1837 में लिखा है कि वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो अपने देशवासियों में उस शिक्षा का कुछ अंग वितरित कर सके। इसलिए वह उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः छीनकर निम्न वर्ग में पहुंच जाए। इस सिद्धांत को अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव। 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु सार्वभौमिक स्थापित शिक्षा में गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर जोर दिया जाए। बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य विशेष समस्याएं। पहला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगा होना, स्नेह रहित शिक्षक, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण प्रबंध व्यवस्था, अनुसंधान एवं नवाचार की कमी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साथ एक और समस्या यह है कि यह विभिन्न उम्र के छात्रों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। इससे जीवन में बाद में कम उपलब्धि या ड्रॉप आउट दर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव से है। विश्व के सभी देश के स्कूल अपने अपने देश के बच्चों की अपने देश से प्रेम करने की
शिक्षा देते हैं, लेकिन सारे विश्व से प्रेम करना नहीं सिखाते। यह विश्व सुरक्षित रहेगा तभी उसके देश सुरक्षित रहेंगे। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग, भेद आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों की विवेचना। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि से दूर रखा जाए, पाठ्य पुस्तकों से पूरे पाठ्यक्रम को समृद्धि करना, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की परिवेशी विशिष्टता एवं अनुभव को मान्यता हो, बच्चों को सक्रिय सीखने वालों के रूप में पहचानना, न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, क्रियाकलापों के आधार पर बच्चों के अवलोकन एवं मूल्यांकन की दक्षता, तथ्यों एवं सूचनाओं को ज्ञान समझने के स्थान पर अनुभव के माध्यम से निर्मित मानने की दक्षता हो।